ऑल राइट बेटा, तो फाइनली हम आ गए हैं 22 जैन शिफ्ट 1 का पेपर लेके केमिस्ट्री का। पहले हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और फाइनली 3 पेपरों में से मैं आपसे बोलूं तो ये जो पेपर आया शिफ्ट 1 में आज के दिन 22 जनवरी को, सीरियसली ये पेपर सही में आप कह सकते हैं कि जिस लेवल की पढ़ाई आपने करी थी उस लेवल का क्वेश्चन आया। तो डेफिनेटली ये पेपर इजी तो नहीं था। ये जो पेपर आया इस बार, ये मॉडरेट से और डिफिकल्ट लेवल के बीच में पेपर है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा क्वेश्चन अच्छे आए हैं इसमें। ऑलराइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट 2 पेपरों में बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर रिपीट भी हुए हैं। जिन टॉपिक को मैंने बोला था पढ़ के आने को, उस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। बाकी नोट से बाहर कुछ भी नहीं आया है, तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगेन पेपर मेमोरी बेस्ड है, तो जब रियल पेपर आएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है। ऑल राइट सर, आई होप मैं ऑडिबल हूं। ऑल राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सिमिलर क्वेश्चन पेपर 2 में आया था अगर आपको ध्यान हो तो। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एकदम सेम क्वेश्चन था, बहुत हल्का माइनर सा चेंज कर दिया गया है न्यूक्लियोफाइल में। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताइए जब इसकी रिएक्शन CH3Br से कराई जाए। तो बेटा CH3Br से अगर रिएक्शन करा रहे हैं आप और न्यूक्लियोफाइल लिए हुए हैं, यू हैव टू फिगर आउट कि रिएक्शन SN2 जाएगी या SN1 जाएगी। तो नॉर्मल एल्काइल ब्रोमाइड है, डेफिनेटली बैक साइड से अटैक हुआ, रिएक्शन SN2 होगी। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो एक ही बार में अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकालता है और प्रोडक्ट दे देता है। तो आपको इसमें चूज करना है सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो आपको एक पता होगा, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा घटती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं फ्लोरीन और आयोडीन की बात करूं तो इन दोनों में आयोडीन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं O- और F- में, तो F- से ज़्यादा O- न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आता है ये। ऑल राइट, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होल्ड नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये फास्ट रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो सबसे ऑर्डर में सबसे पहले आएगा I-, ऐसे कई सारे ऑप्शन है। सबसे लास्ट में आएगा F-, ऐसा कोई एक ही ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा और अच्छे से इन दोनों में भी समझ सकते हैं। हो सकता है एक ऑप्शन और बनाता है जिसमें ऑर्डर को चेंज कर देता, तो आपको यहाँ भी चेक करना होता। इन दोनों में देखें तो ये बेंजीन से लगा हुआ O- फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस करेगा। ये इथॉक्साइड आयन है, तो डेफिनेटली ये नहीं करेगा रेजोनेंस। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर है ए। अगर आप लगा के आए हैं तो वेरी गुड। अगेन फिर से SN1 का जैसे क्वेश्चन, SN1 SN2 पेपर कल के पेपर में शिफ्ट 2 में ये दोनों 2 क्वेश्चन आए थे SN1 SN2 के ऑर्डर में, और सेम क्वेश्चन फिर से आया SN1 SN2 के ऑर्डर से। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कह रहा है SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पे ऑर्डर बताइए सबसे फास्ट कौन करेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ब्रिज हेड का कार्बोकेटायन है। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक प्लेनैरिटी नहीं आती। ऑलराइट, और प्लेनैरिटी आती है 8 या उससे ज्यादा कार्बन होते हैं तब। यहाँ पे कुल है 6-7 कार्बन है, तो डेफिनेटली ये सबसे सबसे बेकार होगा, क्योंकि H+ निकल के Br निकल के यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, विच इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लेनैरिटी नहीं आती है। कार्बोकेटायन प्लेनर होता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ से आएगा कार्बोकेटायन, यहाँ पे आएगा, ये ब्रोमीन जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये +I और +H दे रहा है। यहाँ से भी जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, ये प्लेनर होता है, 8 कार्बन की चेन है, तो डेफिनेटली इसको आप बना सकते हैं। तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। 4 then 3, और इन दोनों में 1 फिर 2, तो 4 3 1 2 कोई ऑप्शन है, जरा चेक करें फटाफट। 4 3 1 2, 4 3 1 2 इज ऑप्शन ए।
4-3, देखो दो जगह कंफ्यूज किया, 4-3, 2-1 और 1-2 भी दिया हुआ है, तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। ऑलराइट सर, चलिए अगला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उठा के देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। अभी तक तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री जब आएगी तब बढ़िया सवाल आएंगे। ऑलराइट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1, द HX बॉन्ड लेंथ इज हायर इन HCl देन HF। डेफिनेटली एक क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आया था बॉन्ड लेंथ का। HCl में आप देखें तो ये 1s है और ये 3p है, क्लोरीन बिलोंग्स टू 3p, थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये है 1s और ये है 2p, तो ऑब्वियसली साइज ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो पहली बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। राइट, दूसरा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, ठीक है हाइड्राइड्स की बात चल रही है, ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये NH3 PH3 ये लोग होते हैं। एलिमेंट इज हैविंग कोवेलेंसी 4, हैविंग कोवेलेंसी 4 का मतलब नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 हो जाती है बेटा, और फॉस्फोरस की कोवेलेंसी एक्चुअली में 5 होती है, यहां पे 3 है लेकिन फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 और 5 होती है, तो 5 होती है, 4 वाला नाइट्रोजन है, 3 और 4 वाला नाइट्रोजन है। तो कह रहा है जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मेरे दोस्त अमोनिया है, अमोनिया में H बॉन्डिंग होती है और H बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, इन्होंने बोला है कम होता है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, इसमें सबसे कम होता है PH3 का, ऑलराइट, फॉस्फीन गैस का, फॉस्फीन गैस में होती है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आ जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो कौन सा, पहला ट्रू दूसरा रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप, टी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। अभी जब मैं शिफ्ट 2 डिस्कस कर रहा था आपका लास्ट पेपर का, तो मैं आपसे बोला था हेनरीज लॉ रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए वहीं से क्वेश्चन आया हेनरी से, इवन एक नहीं आया 2 सवाल आए, अभी एक क्वेश्चन और आया हेनरी से, डिस्कस करेंगे अभी उसको। कह रहा है KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस विथ वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखो यार KH जो है ना ये डिपेंड तो करता है, लेकिन किस पे करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, KH फॉर डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस विथ वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन पे KH डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है, तो ये कह रहा है डज नॉट चेंजेस, ये तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, कह रहा है चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं चेंज होता है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, द KH फॉर सोल्यूशन हैविंग सेम गैस, ओके सोल्यूट को सेम रखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कह रहा है सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अलग अलग सॉल्वेंट में KH की वैल्यू अलग अलग होती है, एनसीईआरटी में इनके डेटा भी दे रखा है हर एक अलग अलग सॉल्वेंट का, ये वाली बात इन्होंने गलत कर दी बेटा, ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, अगेन सी ऑप्शन, 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, स्ट्रेट फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपको डरा देगा, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या कह रहा है, कह रहा है 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे गए ए को लेके, और ए जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो कह रहा है तीनों के रेट है R1 R2 और R3, तो बताइए रेट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की बात करें तो रेट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के, तो कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। चलिए सोल्यूशन 1 को देखते हैं। सोल्यूशन 1 कह रहा है कि 100 ml लिया गया 10 मोलर, यानी मोलैरिटी पे डिपेंड तो करने वाला है, 10 मोलर लिया गया। दूसरा सोल्यूशन 200 ml लिया गया, लेकिन ये भी 10 मोलर लिया गया। भाई चाहे आप 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, 10 लीटर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो रेट सेम होगा। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो रेट तो सेम हो गया, R1 R2 तो बराबर हो गए। चलो थर्ड को सोल्यूशन है, कह रहा 100 ml 10 मोलर सोल्यूशन लिया गया, ठीक है, लेकिन कह रहा है इसमें 100 ml पानी डाल दिया गया। देखो सर, जैसे ही पानी डालोगे तो आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे आप तो कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट घटेगा, रेट घटेगा तो R3 कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, R1 R2 बराबर होंगे, R3 कम होगा। ऑप्शन सी सिंपल क्वेश्चन था। प्रेजेंटेशन ऐसा था कि आप डरें, लेकिन डरना नहीं है आपको। ऑलराइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन है। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस तरह से करके आप किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। और जब आप ये करके निकालेंगे तो इस नाइट्रोजन को अगर मैं देखूं, चलिए मैं चेक करता हूं फोर्थ, अगर मैं फोर्थ देखूं तो देखो ऑप्शन को देख के भी एक बार आप एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का ऑप्शन मुझे हर बार जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है। शायद मैं फोर्थ निकाल लूं तो एक ही से ऑप्शन को मैं टिक कर सकता हूं, पर आप निकालना है आपको सारा। नाइट्रोजन के निकालते हैं, चलिए। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, 3 हो गए, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से चला गया, तो 5 चले गए यार। कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो ये 0 हो गया। माइनस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 8 है, 8/2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5 - 4, दैट इज +1। तो नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो +1 आएगा, और इस तरह का कोई मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन सी। ये करेक्ट हो गया, लेकिन आपको सारे निकालने हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन का भी निकाल देते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि यही 100% आंसर है। इस ऑक्सीजन का निकालते हैं, पहले वाले का। तो पहले वाले का अगर मैं निकालूं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, बॉन्डिंग में जो नहीं गए, चूंकि इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं गया, राइट। तो पड़ा होगा तो 6 के 6 पड़े हुए हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2/1, 2/2, ये हो गया 0 कट के, यहां आ गया -1। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे जो आया है वो -1 आया है, तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप ऐसे करके आप सेकंड एंड थर्ड का भी निकाल सकते हैं। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बोल दो, केमिकल बॉन्डिंग बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 साइक्लो, एक दे रखा है आपको क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और दूसरा दे रखा है क्लोरोबेंजीन, और दोनों में बातें की जा रही है कि कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCDE, इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये पेपर थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव भी है, लेंदी भी है। तो यूजुअली जो टाइम लगता है ना केमिस्ट्री को सॉल्व करने में, वो लगता है 35 से 40 मिनट्स के आसपास में। हम लोग बच्चों को ट्रेन कराते हैं कि आप 35-40 मिनट्स केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स पे जंप करो, एंड देन मैथ्स पे। डेफिनेटली ये 35-40 मिनट वाला बिल्कुल नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो ये लगभग 50 to 55 मिनट्स ले सकता है पेपर सॉल्व करते समय। अगर आपने 50-55 मिनट्स दिए हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल, आप घबराइए मत कि मैंने ज़्यादा समय केमिस्ट्री को दे दिया। केमिस्ट्री टफ है, इस बार परसेंटाइल गिरेगी, कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल आएगी, तो बहुत चिंता की बात नहीं है कि आपका गलत हो गया या आपसे कम हो गए। पेपर ही ऐसा है बेटा, पिछले 3 पेपर में सबसे अच्छा पेपर अभी तक यही आया है। ठीक है, चलो आते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल में, हाँ इन दोनों कह रहा है, इन सारे स्टेटमेंट को रीड करो, बताओ कौन कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, करते हैं, चलिए। कह रहा है Q हैज मोर डेल नेगेटिव ऑन क्लोरीन। देखो यार, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्लोरीन भाई साहब इसके साथ +R दे रहे हैं, उल्टे इलेक्ट्रॉन और पुश कर रहा है इधर, राइट। तो इन दोनों में ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज में s% कैरेक्टर कम है, तो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और यहाँ s% कैरेक्टर ज़्यादा है, s% कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है % s कैरेक्टर के।
तो यहां पे दोनों में कार्बन है, लेकिन ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। बट जब डिफरेंस निकालेंगे, ज्यादा से इसका डिफरेंस निकालेंगे और कम से डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस यहां ज्यादा आ जाएगा चार्ज का और डिफरेंस यहां ज्यादा आएगा, तो डेल नेगेटिव क्लोरीन में Q में नहीं P में ज्यादा होगा। इसमें बोला है Q हैज मोर डेल नेगेटिव ऑन क्लोरीन देन P, गलत बोला है, ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है Q हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन P, ये बात भी गलत है। Q के पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं होगा, जब चार्ज ज्यादा यहां डेवलप हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी यहीं ज्यादा होगा, ये बात भी गलत हो गई सर। फिर क्या कह रहा है, Q में CCl बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एग्जैक्टली बिल्कुल होगा, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करेगा तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सी स्टेटमेंट सही हो गया। फिर कह रहा है इन Q क्लोरीन इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बट इन P क्लोरीन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। P में sp3 से क्लोरीन अटैच है, इसमें sp2 से, तो अब पहले लिख लिया था अपन ने, ये बात भी सही है। फिर क्या कह रहा है, इन Q में ये CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर ड्यू टू रिपल्शन, नो बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, P के पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी Q एज कंपेयर टू Q, तो ये तो गलत हो गया। दो आंसर सही है, C एंड D, देख लो इसमें C एंड D कौन सा है, ये है B। ऑलराइट सर, तो बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से जो आया है वो भी जो जल्दी होने चाहिए थे, वो स्टेटमेंट के चक्कर में थोड़ा टाइम टेकिंग वाले हैं। ओके अगेन फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन आपने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, दो 3। अब शिफ्ट 1 में हेनरीज लॉ से दो सवाल डायरेक्ट आ गए। आइए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को आपने पेपर में सॉल्व किया है, ये ग्राफ भी आपने अपने नोट्स में बनाया है, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए, कह रहा कौन सा ग्राफ सही है इसमें से, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ग्राफ बनाया गया, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, P ऑफ CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 होगा, राइट। तो P ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट आया KH इंटू एक्स ऑफ CO2 आ जाएगा। लॉग में ग्राफ बनाना है, लॉग ले लीजिए दोनों साइड, लॉग P ऑफ CO2 इज इक्वल टू लॉग दिस इंटू दिस, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा, लॉग KH प्लस लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसको y एक्सिस पे रखा गया है, इसको x एक्सिस पे रखा गया है, तो y इज इक्वल टू c प्लस mx का ग्राफ बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जिसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 बोले तो एंगल कितना 45 डिग्री बनाते हुआ निकलेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका y इंटरसेप्ट log KH है, तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगा और इंक्रीजिंग होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये चेंज तो होगा ही, कह रहा चेंज नहीं होगा, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, यहां से, इसकी वैल्यू क्या होगी log KH, तो आंसर D इज द राइट आंसर। ये सेम ग्राफ आपके नोट्स में उठा के देखिए, नोट्स आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, राइट। बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या फिर आप इसको बोलते हैं, आपने जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो वहां पे भी इसको पढ़ा था, इसके एग्जांपल्स में ये था, आया ना। क्वेश्चन क्या है, कह रहा सुक्रोज इज, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पता करना कौन सा सही है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी, यस, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, सही बात है। जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो लीवोरोटेटरी हो जाता है। लीवो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब सुक्रोज की हम लोग क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज अगेन डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है, लेकिन दोनों के इक्वल मोल्स बनते हैं, और पर मोल जो रोटेशन होता है वो फ्रक्टोज का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, इसीलिए फ्रक्टोज डोमिनेट कर जाता है ग्लूकोज पे। फ्रक्टोज का लीवो है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो है, और फ्रक्टोज जब डोमिनेट करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, लीवो आ जाएगा। ऑलराइट सर, तो ये बात सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके वही बात जो अपन ने बोली है। सच दैट द लीवोरोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, नो 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 नो, लीवोरोटेटरी ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ, ये गलत बात है, उल्टा लिख दिया है इसमें, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ऑलराइट बेटा, पहला सही है, दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है सर, चलिए अभी तक तो खैर क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम
एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने बोल रखा है आपको, एरोमेटिक पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ये देखिए डाइजोटाइजेशन का क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है। अभी तक कपलिंग का क्वेश्चन नहीं आया, कपलिंग का क्वेश्चन आएगा, देखना तुम, एक दो पेपर में आ जाएगा आप कपलिंग का क्वेश्चन। क्या करा गया है, एनिलीन लिया गया है, NaNO2 प्लस HCl डाला गया है, इसमें डाइजोटाइजेशन होगा। डाइजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, तो जो A बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N2Cl। ऑलराइट, ये बन गया A। फिर ये बहुत ही छिपी हुई रिएक्शन है जो बच्चों को दिखाई नहीं देती है। अभी कुछ 5-6 दिन पहले ही मेरे से एक बच्ची ने पूछा था कि सर ये वाली रिएक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने उसको बोला जाके नोट्स में इस वाले जगह पे देखो, फिर उसको दिखाई दिया कि ओके सर ये रिडक्शन की रिएक्शन है, ये इसको रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होके चला जाएगा बेंजीन में। ये छिपी हुई रिएक्शन में से है, ये दिखाई नहीं देता है, देखो वही से पूछ लिया आपसे। ये बन गया B, और ये B पे आपने डाल दिया Br2, हेलोजिनेशन करा दिया FeBr3 से, तो डेफिनेटली ये हेलोजन ब्रोमीन जाके इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो ब्रोमो बेंजीन बना देगा। ये है ABC, ट्रैक कर लीजिए क्या है A, क्या है B और क्या है C। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करी है आपको कि आप गलती से ये वाला ऑप्शन बना दें, अल्कोहल चूज कर लें। अल्कोहल तब चूज करते जब 0 से 5 डिग्री नहीं होता। 0 से 5 डिग्री पे डाइजोनियम स्टेबल होता है, हम लोग इसको आइसोलेट कर पाते हैं, इसीलिए इस A का डाइजोनियम होगा N2 प्लस Cl माइनस, ये आएगा, फिर बेंजीन आएगा, फिर ब्रोमीन लग जाएगा। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज B। ऑलराइट बेटा, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से है। सिमिलर क्वेश्चन अभी एक आया था 21 तारीख वाले पेपर में सेकेंड शिफ्ट, उसने पूछा था कि कितने ऐसे आयंस हैं जिनका अनपेड इलेक्ट्रॉन को जोड़ के लिखना था, जो कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो। वो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर बाद में मुझे याद आया, मैं क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने 3 से कम वाले भी ऐड कर दिए थे, वो एक बार जाके चेक कर लेना, उसको सही कर लेना, 3 से ज्यादा वाला काउंट करना है उसमें, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें, कह रहा है ये कुछ मेटल्स दिए रखे हैं, इसमें से आपको क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कह रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये चारों के चारों। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से हैं। आपके पास है Mn+3, फिर आपके पास है क्रोमियम+3, फिर है आपके पास आयरन+3 और कोबाल्ट +3। सारे के सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लो स्पिन का मतलब इनमें पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है। चलिए इनका कॉन्फिगरेशन पहले लिखते हैं। कॉन्फिगरेशन Mn 25 होता है इसमें, तो 3 निकाल गया, D5 होता है तो 4s0 हो जाएगा और 3D5 के बजाय 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्रोमियम 4s1 3D5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s0 हो गया और 3D3 हो गया, ठीक है। इसका करेंगे 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3D6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s0 3D6 के बजाय 5 हो जाएगा। कोबाल्ट 27 4s2 3D7, ये सब एक्सरसाइज क्लास में बहुत आराम से किया आपने। 4s0 3D7 के बजाय एक और चला गया तो 3D6। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है बेटा पेयरिंग हो गई है यहाँ पे। तो Eg2G के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, T2G ये 211 आ जाएगा, 211 Eg00 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, T2G 111 Eg00। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, T2G 221 00, और इसमें क्या आ जाएगा T2G 222, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, Eg00। ऑलराइट, बस अब करना क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनना है। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2, ये दोनों, इसमें 3 इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 1 आ गया और इसमें 1 भी नहीं है, 0 आ गया। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा क्या है क्रोमियम में, अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ है, क्रोमियम+3 में, फिर कहाँ है Mn+3 में है, फिर कहाँ है आयरन+3 में है, और कोबाल्ट में। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, साफ साफ ऑप्शन है। ऑलराइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हो सकता था आपसे अनपेड इलेक्ट्रॉन ना पूछता, आपसे बोलता मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बता दो, तो भी उसका ऑर्डर भी ये होता, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है बेटा। ऑल राइट, मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, मैंने आपसे कहा था कि वहां मैच द कॉलम में रोजनमंड्स आया था, इटार्ड आया था, मैंने कहा था अब आप रिवाइज कर लेना क्लेमेंसेन, वुल्फ की
पे आ सकते हैं। देखिए अगले ही पेपर में आ गया, अगले ही पेपर में आ गया बेटा। टॉलरेंस स्पेलिंग बोला था मैंने, रिएक्शन याद कर लेना। देखो सेम क्वेश्चन आया, उठा के देखो, कुछ रिएक्शन नहीं पूछा है, बस आपसे पूछा है पहचानो कौन क्या है। टॉलरेंस, ये भैया सिल्वर +1 में कौन होता है, चिल्ला के बोलो। यस, टॉलरेंस कौन है भैया, ये है टॉलरेंस। हाँ, ZnHgHCl, ZnHgHCl एंड NH2NH2KOH, ये दोनों क्या करते हैं, कार्बोनिल को स्ट्रेट लेके जाते हैं एल्केन में, रिडक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का डायरेक्टली एल्केन में। एक है इसमें से क्लेमेंजेंस, दूसरा है वुल्फकिस्नर। क्लेमेंजेंस एसिडिक मीडियम में होता है, वुल्फकिस्नर बेसिक मीडियम में होता है। एसिड सेंसिटिव में क्लेमेंजेंस नहीं कराएंगे, बेस सेंसिटिव में वुल्फकिस्नर नहीं कराएंगे। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, जाके एक बार नोट्स में रिवाइज करिएगा, हो सकता है अगले में आपको जो क्वेश्चन आए वो इनकी रिएक्शंस वाला आ जाए। ये है क्लेमेंजेंस, ZnHgHCl, ये है वुल्फकिस्नर, और कॉपर, ये है आपका फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग एंड बेनेडिक्ट में दोनों में कॉपर लेते हैं। कॉपर +2 से बेटा जाता है कॉपर +1 में। याद रखना, हो सकता है अगली बार यही पूछ ले कि फेलिंग में या बेनेडिक्ट में कहां से कहां जाता है। कलर पूछ सकता है आपसे, ब्लू टू रेड, ये ब्लू कलर होता है, रेड कलर में जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट को, ये Ag इसमें +1 में होता है और सीधे जाता है Ag में। अगला सवाल ये सब बन सकता है। इन बातों पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान देते जाइए, सिमिलर क्वेश्चन आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया, देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। A का 3, B का 2, A का 3 B का 2 कौन सा, एलिमिनेट करो। A का 3 B का 2, एक ही ऑप्शन बन डन सर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा सवाल है जो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अपना पेशेंस लूज कर दें। तो ये आपका पेशेंस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ाया गया हो। आराम से पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है, और फिर एक एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को आगे लेके बढ़ेंगे तो आपको यू विल गेट द आंसर, राइट। क्या बोल रहा है, कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H11NO रिएक्ट्स विद Br2NaOH। देखो यार, अब तुम्हें समझ आना चाहिए, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ Br2OH है, इसका मतलब ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन करता है यार, बताओ कौन करता है। यस, एसिड अमाइड। कौन करता है सर, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड आपको ढूंढना है, ठीक है। एसिड अमाइड कौन कौन है, एसिड अमाइड सारे ही हैं, सारे ही हैं, लेकिन ये टूट गिरी है, ये भी टूट गिरी है, ये भी बेकार का एसिड अमाइड है। काम अपना लग रहा है हो जाएगा जल्दी, ठीक है। देखते हैं, ये कह रहा है रिएक्ट, इससे रिएक्ट करके एक कंपाउंड दिया एक्स को कहा जा रहा है NaNO2HCl डाला गया, यानी डायजोटाइजेशन कराया गया उसका। ऑब्वियसली अमीन बना होगा, अमीन का डायजोटाइजेशन कराएंगे N2Cl बनेगा Y, और फिर N2Cl में याद आ गया डायजोटाइजेशन की रिएक्शन फिर से CuCN से कराएगी, वो हटा के N2 को Cn लगा देगा वहां पे, बिल्कुल लगा देगा, ठीक है बेटा, लगा देगा Cn, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव Z। जब हाइड्रोलिसिस कराया तो Z मिला। कह रहा है अगर कंपाउंड A की भी हाइड्रोलिसिस कराएं, वही सेम कंपाउंड Z मिलेगा, वही सेम कंपाउंड Z मिलेगा। कंपाउंड इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से भी वही सेम कंपाउंड Z मिलेगा। तो आपको ना एक एक, आप चाहो तो एक एक पे ट्राई करके देख लो, एक तो पर आपको पता है ये किस पे देता है, 1 डिग्री एसिड अमाइड पे देता है। ऐसे में कोई एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर हो सकता है पेपर में ऑप्शन और अच्छे अच्छे बनाए गए हों, कंफ्यूजिंग बनाए हों, यू विल हैव टू चेक, ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर मैं टी को लेके चेक करता हूँ, चलिए तो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आपको समझना होगा यहाँ चल क्या रहा है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को फॉलो करिए। यहाँ पे है CH, कार्बन जरा गिनो, देखो फॉर्मूला सेम मैच कर रहा है कि नहीं। 9 कार्बन है, यहाँ पे 6 हो गए, और ये एक यहाँ पे और 2, ठीक है। 9 कार्बन है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ऑलराइट, तो पहले इसकी रिएक्शन कराई गई है Br2NaOH से। हो सकता है अगली बार इसकी रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछे, ध्यान से बैलेंसिंग मैंने लिखवाई है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये एडवांस में एक बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना इसको। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा NH2 आ जाता है, प्राइमरी अमीन डिग्रेडेशन होता है, कार्बन गायब हो जाता है, CH2, ठीक है सर। फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2HCl से। जब NaNO2HCl से आप कराएंगे तो यार अमीन चला जाएगा डायजोनियम में, डायजोनियम यानी कि N2Cl में, यहाँ पे C रहेगा। फिर साहब कह रहा है इस पे CuCN डाल दो, CuCN CuCr,
याद आया? शिफ्ट 2 में आया था वहां पे CuBr लिया गया था, यहाँ CuCN ले लिया भाई। ये CN क्या करेगा? CN माइनस इस N2 को हटा देगा यहाँ से और खुद जाके लग जाएगा, साइनाइड बना देगा मेरे भाई, यहाँ पे साइनाइड, और यहाँ पे CH2CH3। फिर कह रहा है जो जो कंपाउंड बना है दैट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव Z, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है। एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो यार, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होता है एसिड। क्या बनता है सर? एसिड। यहाँ आ जाएगा CH2 and CH3। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कह रहा है जो कंपाउंड आपने X शुरू में लिया था, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो डायरेक्ट इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको वो मिल जाएगा जो बाद में Z मिला है। जरा इसकी हाइड्रोलिसिस करा के देखो तो क्या यही मिलने वाला है क्या? बिल्कुल। एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड की हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? एसिड बनता है। एसिड अमाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नीचे एल्केन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब आपने जो किया है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगर और कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया होता तो आप एक दो पे और चेक करते, और चेक करके आप आखिरी वाला पड़ाव अगर आपने क्रॉस सही से नहीं किया तो फिर गेम हो जाएगा वहीं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस। तो थोड़ा पेशेंस वाला क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है, इतना जल्दीबाजी में नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन आए तो। पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन होंगे नहीं, इजीली हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन आप देखिए सब आपने पढ़ रखी है, सारी एरोमेटिक की रिएक्शंस है। ऑल राइट, चलिए दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है बेटा? एक आइडियल गैस है, वॉल्यूम इज मेड 8 टाइम्स एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड 4 टाइम्स। टेम्परेचर को 4 गुना से कम किया गया है और टेम्परेचर को, वॉल्यूम को 8 गुने से बढ़ाया गया है। द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस जीरो। हीट जीरो है, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक, बात तो श्योर। क्यों जीरो है? प्रोसेस यहां से क्या हो गई? हाँ, एडियाबैटिक। कह रहा है कलेक्ट करो कि कौन सी गैस है। एडियाबैटिक गैस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है। एडियाबैटिक के लिए Tv की पावर गामा माइनस वन जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। T1 V1 की पावर गामा माइनस वन, T2 V2 की पावर गामा माइनस वन के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है आपको, यू विल गेट गामा। वंस यू विल गेट गामा, गामा से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी वाली वो गैस होगी। ऑलराइट सर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रखा है आपको? 1/V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? गामा माइनस वन बाई टी। ऑलराइट सर, क्या है ये? T2 कितना है? क्या कह रहा है? टेम्परेचर क्या रहा है? टेम्परेचर को डिक्रीज किया है ना, टेम्परेचर इज डिक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज किया है 8 गुना, तो ये V है तो 8V हो जाएगा। 1/8V, 8V तो V चला गया, 8 आ गया, गामा माइनस वन। और यहाँ आ गया टेम्परेचर, क्या किया गया? कह रहा है टेम्परेचर को बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, डिक्रीज किया गया है। ये T/4 हो गया होगा, तो यहाँ पे 1/4। दोनों की बेस सेम कर लो, 1/2 की पावर 3 टाइम्स आ जाएगा गामा माइनस इक्वल्स टू 1/, ये अब इसको इक्वेट कर दो तो 3/2 गामा माइनस वन या 2, सॉरी 3 टाइम्स गामा माइनस वन। यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा बेटा 2/3, और ये जाएगा उधर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 5/3। 5/3 किसके लिए होता है? मोनोटॉमिक के लिए होता है। ऑलराइट बेटा, 5/3 इज समवेयर अराउंड 1.67। ऑलराइट सर, डन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मोनोटॉमिक ढूंढ लो इसमें से कौन सी, एक ही है, हीलियम। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको क्लिक करना चाहिए क्या यूज करना है, डेटा देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्या बोला गया है। तो पहले आपको एक ट्विस्ट ये था कि आपको एडियाबेटिक गैस करना है, और दूसरा एडियाबेटिक के लिए टीवी की पावर गामा या टीवी की पावर गामा माइनस वन, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। कोई भी एक याद होता है, अगर पीवी की पावर गामा भी याद होता है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा के आप टी और वी का रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है सर, चलिए। ओहो हो, बहुत ही शानदार, ये वो सवाल है। दिस क्वेश्चन
फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही प्यारा सवाल आया। एक सेल बना रखा है, देखना कैसे। अब यहाँ पे गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप आने वाले पेपर में भी, ध्यान से सुनिए। कह रहा है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा आप, प्लस आ जाएगा, एक नेगेटिव दो नेगेटिव बैलेंस हो गया, और ये चला गया +4 में। यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, ये एनोड साइड ही है, और यहाँ बिस्मथ पे है चार्ज बेटा +3, और ये चला गया 0। यहाँ हुआ है रिडक्शन, यहाँ हुआ है। ऑल राइट सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है, सही, सब कुछ सही है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ई सेल पूछा है, सेल बोल रखा है ये वैल्यू है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये सेल है, रिएक्शन कोसेंट दे रखा है 10⁶ वैल्यू, ई नॉट दे रखा है आपको SnOH होल 6, यानी यहां से यहां दे रखा है ई नॉट, यहां से यहां नहीं दिया, पहले तो उसको आपको चेंज करना होगा, एक गलती यहां हो सकती है। Bi2O3 का किस्मत में ही दे रखा है, यानी ये डेटा सही दे रखा है, ये आपका रिडक्शन का ही डेटा है, और वो आपका ये भी रिडक्शन का डेटा था, इसको मुझे चेंज करना होगा ई नॉट निकालने के लिए। ई सेल क्या होता है सर, नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको। ई सेल होता है बेटा ई नॉट सेल -0.059, -0.059 को मैं 0.6 लिख के देता हूँ अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व लॉग Q, और Q की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, आपको पहले ई नॉट सेल अलग से निकालना होगा, n निकालना होगा, n निकालने में आपसे होगी गलती। ये अगर आपने जल्दी जल्दी में n यहाँ से निकाल लिया कि सर n तो दिख रहा है यहाँ से ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा, सही बात है भाई साहब। इसको देखिए, ये कह रहा है 2 नहीं, मैं तो 3 लूंगा यहाँ से जाने के लिए। ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है रिडक्शन में उतना ही लेता है वो, तो एक दे रहा है 2, ये ले रहा है 3 पर मॉलिक्यूल, आप समझ जाओ क्या होने वाला है। और इसमें भी 2 एटम है, 2 एटम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो दे रहा है, इसका मतलब 2 और 6 कैल्शियम लेना पड़ेगा, 2 और 6 कैल्शियम 6 आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे उस। ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से, मैंने क्लास में भी इसको रोक रोक के कराया था आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने में गलती होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू यहाँ से। अब आएगा आपका ई नॉट सेल निकालने वाली। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका है, इसका, लेकिन ऑक्सीडेशन का डेटा तो दे ही नहीं रखा है सर, ऑक्सीडेशन का नहीं रिडक्शन का डेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा +0.90 प्लस रिडक्शन का डेटा, ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन का डेटा दे रखा है -0.44, ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 6, ऑलराइट, -0.4 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब मैं सारा डेटा उठा के यहाँ रख देता हूँ, सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ गया आपका -0.4, -0.0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, लॉग बेटा जी सही जरा, लॉग कितना दे रखा है इसकी वैल्यू, क्वोशेंट की वैल्यू, रिएक्शन क्वोशेंट की पावर आगे आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -0.4 माइनस, ओके सॉरी गलती हो गई, यहाँ से यहाँ पे माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस कर देना सर, प्लस कर दिया, ये 0.6 गायब होगा, तो ये आएगा 0.4, ये ई सेल की वैल्यू आ गई, मैं बोल रखा है ई सेल की वैल्यू x × 10⁻⁻1 में है, तो मैं इसको लिख दूंगा 4 × 10⁻⁻1, x की वैल्यू यहाँ से आ गई सर 4, एग्जैक्ट इंटीजर आया है, क्या प्यारा सवाल बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट यस क्वेश्चन में गलती करने की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट मान सकते हैं। ऑलराइट सर, चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन, ये दूसरा सवाल है, पहला क्वेश्चन आया फर्स्ट ऑर्डर से, दूसरा आया आरएनएस से। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में 21 तारीख को जो क्वेश्चन आया था वो आरएनएस और फर्स्ट ऑर्डर दोनों से आ चुका है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ यही 2 से सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, और बार बार आ रहा है, उन दोनों पेपर में एक आरएनएस से आया है, एक फर्स्ट ऑर्डर से आया है, इस बार तो दोनों से ही एक एक क्वेश्चन आके देखिए, बस आप इसको फॉलो करिए, जो बोला जा रहा है आपको उसको
करते जाइए, क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। देखिए जरा क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन कर सकते हैं आप। कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ एट विच रेट कॉन्स्टेंट्स इक्वल हो जाए दोनों। रेट कॉन्स्टेंट, दो रिएक्शन है, ए गिव्स बी, पी गिव्स क्यू, दोनों का रेट कांस्टेंट का डेटा दे रखा है। कह रहा है कौन सा टेम्परेचर होगा जब दोनों के रेट कांस्टेंट इक्वल होंगे। इक्वेट कर दो सर, क्या है 10 की पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 20,000 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 ई टू द पावर माइनस ऑफ 30,000 डिवाइडेड बाई टी। ऑलराइट सर, चलिए ई की पावर को एक तरफ ले आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये सारा का सारा इधर लेके आइए, ई वाला, ये 10 की पावर 4 उधर लेके आइए, ये चला जाएगा, आ जाएगा 100, ये जब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30,000 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6,000 बाई टी। ऑलराइट सर, कुछ लॉग ले लो, ln ले लीजिए। जब ln ले लेंगे तो ln ई टू द पावर समथिंग वो आगे आ जाएगा, तो सीधे मैं डायरेक्ट डेटा लिख दे रहा हूँ, 6,000 बाई टी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ln 100। ln 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये 2 कूद के आगे आ जाएगा, ये बच जाएगा ln 10 की वैल्यू 0.3010 2.303 हो जाता है। 6,000 बाई टी, या आप यूं कह ले लॉग को जब ln को log 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बोल लो आप इसको 2 इंटू 2 दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आ गया, टी को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो बेटा, डिवाइड हो जाएगा आके, तो टेम्परेचर आ गया 6,000 डिवाइडेड बाई इंटू 0.3। यू हैव टू कैलकुलेट, तो आपको अब कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करके आई थिंक ये वैल्यू 1303 के आसपास में आएगी। There is no other option, you have to do this, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। yes, this value comes out to be 1302.6, और ये वैल्यू आप बोल सकते हैं नियर अबाउट लेना है तो 13 Kelvin। That's your answer, that's your answer। good question from kinetics, डूएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, इजीली कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कितने सवाल हो गए, 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक। लेट्स सी क्या है सवाल के अंदर। देयर आर टू एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक कैन फॉर्म फॉलोइंग हैलाइड्स XF3 एंड YF3। ठीक है, कंपाउंड बना रहा है सर, क्या है, एक बना रहा है XF3, दूसरा बना रहा है YF3, तुरंत लिख लो इसको। कह रहा है XF3 कैन एक्ट एज लुईस एसिड, ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और ये X और Y के बारे में बोला गया है, X एंड Y क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन। और कह रहा YF3 कैन एक्ट एज लुईस बेस, ये साहब है लुईस, कोई खत्म। ये क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर का मतलब Y के पास लोन पेयर होना चाहिए, X के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। चिल्ला के आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। X कौन हो सकता है, कौन है पी ब्लॉक में जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है, बोरॉन फैमिली। यस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये भाई साहब लोग भरे बैठे हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP1, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पी खाली होती है इसके पास। तो BF3, तो ये फॉर श्योर हो गया कि BF3 हो गया XF3। लोन पेयर वाला हो गया, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, कोवेलेंसी 5 है, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली NF। लोन पेयर होगा। क्या रहा हाइब्रिडेशन, बताओ इनका क्या है, X और Y का हाइब्रिडेशन, यही पूछा ना यार। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 3+1 का केस है, sp2 Nsp3 कर लो, X एंड Y, sp2 ये हो गया। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, था नहीं। ऑल राइट, बताओ यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या दो कॉन्सेप्ट को फ्यूज किया गया है। वन कॉन्सेप्ट, वन इज फ्रॉम रिएक्शन, अनदर कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर फ्यूज किया गया स्टेटमेंट 2 में, वो है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको अभी मैंने पेपर से कुछ पहले ही पढ़ाया था। टॉपिक का नाम है क्या, प्यूरिफिकेशन, आपको पढ़ा था मैंने। चलिए
आई होप आपको याद आ जाएगा, एग्जाम्पल भी याद करवाए थे मैंने कई सारे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेसिक मीडियम में जब इसके साथ कराते हैं तो रिएक्शन का नाम है कौन सा भाई? रायमंड टाइमन रिएक्शन। रायमंड टाइमन रिएक्शन में बनता क्या है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थो वाला भी बनेगा और पैरा वाला भी बनेगा, और ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा सर। ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल क्यों बनेगा? क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आएगी। ठीक है सर। एक मेजर बनेगा वो ऑर्थो वाला होगा, एक माइनर बनेगा जो कि पैरा वाला होगा। ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है साहब, चलो बात समझ में आ गई। अब सी क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म और केओएच बताओ और कहां रिएक्ट करता है? अमीन में पढ़ा था ना, क्लोरोफॉर्म सेम रिएजेंट कहां यूज करते हैं? टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ ठीक, ओके। तो ये पूछ लेगा आपसे, कार्बिलमीन रिएक्शन में यूज करते हैं सेम को, याद रखना। कार्बिलमीन या के रिवाइज कर लेना नोट से। अच्छा एक रिएक्शन और याद कर लेना यहीं पे, अब जब यहां तक आ गए हैं तो फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं यहीं पे CO2 से करा दूं, NaOH KOH के, जाके नोट्स में देखो कौन सी रिएक्शन है और प्रोडक्ट क्या बनता है। ये सैलिसिल्डिहाइड बना है, वहां क्या बनता है? यस सैलिसिलिक एसिड। एग्जैक्टली आ सकता है वो क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जा रहा है, आने की गुंजाइश है उसकी। चलिए देखते हैं क्या है, जाके उसको रिवाइज कर लेना पड़ा। अब पढ़ते स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड द माइनर इज पैरा सब्स्टिट्यूट। बात है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ज्यादा भी है। रिएक्शन का नाम क्या है? रिमर टीमर, पूछा नहीं है, खैर बात नहीं। स्टेटमेंट 2 कह रहा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये है मेन पॉइंट, ये है अब दूसरे जगह से क्वेश्चन, ये है प्यूरिफिकेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन में देखो बेटा, ये है ऑर्थो। ऑर्थो में क्या है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब वो खुद को ही पकड़ लिया। जब खुद को पकड़ लिया दूसरे मॉलिक्यूल से कम बॉन्ड बनाएगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इसमें वीक होगी, तो ये स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल होता है, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा को, इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। ये बात भी सही है और ये बात भी सही, दोनों बात सही। इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, याद आया कुछ? स्टीम डिस्टिलेशन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यस। जाके डिस्टिलेशन के सारे पॉइंट को याद करो। एक बात और छोटी सी, अभी तक मैंने TLC का क्वेश्चन नहीं देखा। क्रोमेटोग्राफी में TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको जाके पढ़ना। अभी तक नहीं आया इसका मतलब आएगा, वो 100% आएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। पिछले लास्ट ईयर के 19 पेपर में से 13 पेपर में यहाँ के क्वेश्चन से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और NCERT से रिलेटेड है, तो थोड़ा याद करने वाला है, इसलिए भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक आजकल हो ही गया है, आपको पता है ये बात। खैर इस सवाल का जवाब क्या है? दोनों करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। सवाल हो गया सर 80। आइए एक और सवाल करते हैं, और ये है हमारा आखिरी सवाल। देखिए अभी बात कर रहा था मैं, आ गया वहीं से, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव का सवाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर बार हर पेपर में, तीनों पेपर में एक दो सवाल आ गए हैं। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन। व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपको याद होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट का जब हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या बनाता है? सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम का रिएक्शन करा के उसको सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज treated with chloroform, then violet color of halogen appear। एक वॉयलेट कलर का हेलोजन अपीयर हो रहा है, पहचान गया कौन सा है वॉयलेट कलर? आयोडीन, I2 का मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, आयोडीन था बेटा, I2 था। इफ 0.15 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब वो है, चलो मेन पॉइंट पे, मुद्दे पे आते हैं। गिव्स 0.12 ग्राम्स ऑफ सिल्वर हेलाइड। सिल्वर हेलाइड, वो हेलाइड कौन सा? AgI है। कौन सा है भाई? AgI, क्योंकि I2 मिला है, ऊपर से वो रिएक्ट करके AgI बना दे। ठीक है सर। ये कितना बना है? ये बना है 0.12 ग्राम। क्या कह रहा है आपसे? परसेंटेज ऑफ हेलोजन भैया, आयोडीन। सर क्वेश्चन पर आ चुके हैं,
सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है सर? ये होता है 108। और आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये होता है 127। आई एम प्रीटी श्योर कि ये क्वेश्चन में सिल्वर और आयोडीन का भी एटॉमिक मास दिया होगा। नहीं दिया हो तो आप लिख लेना, पर दिया रहता है, डोंट वरी। क्या आ जाएगा आपका? 35 इसका मोलर मास आ गया AgI का। आयोडीन परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकाल, परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालने के लिए मुझे करना होगा वेट ऑफ आयोडीन अपॉन मास ऑफ आयोडीन अपॉन टोटल मास, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन। देखना, अगर ये वाकई में ऑप्शन इतने क्लोज बनाए गए हैं, यू विल हैव टू वेरी केयरफुल। आप कुछ भी डेटा मिस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 42.3, 44, 43, 42, 44, 45 लाइन से 42 से लेके 45 तक गया। इसका मतलब आपको बहुत कुछ भी आप गेम नहीं कर सकते इसमें। तो बेटा इसमें क्या करूंगा मैं, इसका मास दे रखा है तो इसके मोल्स निकालूंगा। मोल्स कैसे आएंगे? मोल्स ऑफ AgI। जो मोल्स ऑफ AgI होंगे वही मोल्स ऑफ आयोडीन होगा। AgI के मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है सर? गिवन मास है इसका 0.12 अपॉन मोलर मास कितना है सर? 235। ऑलराइट सर, ये हो गया AgI के मास। जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स आयोडीन के होंगे। I माइनस के आ गया, या I एटम के मोल्स आ गया। ये 0.12 35 होंगे। वेट कितना आ जाएगा? मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा बेटा, एक मोल का मास कितना होता है आयोडीन के? 127। तो इस मच मोल्स के मास कितने होंगे कर देंगे, ट्राई कर दो 127। तो मास कितना आ गया सर? 0.12 35 इंटू इंटू एक मोल का मास कितना है बेटा आयोडीन के? 127 अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.15। तो आप इसको पेशेंस आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? और इन्हीं में से कोई एक आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मेरे पास अभी तक इतने सवाल आए थे। जितने सवाल आए थे मैंने आपको करा दिए। कुछ क्वेश्चन और आए थे, पता पड़ा है कि वो और भी अच्छे सवाल थे। काइनेटिक्स से आए थे कुछ क्वेश्चन, एक दो और थर्मो से आया था एक दो क्वेश्चन और। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, ठीक है? इनको अच्छे से करते रहिए। आगे जो भी सिमिलर टॉपिक है उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिमिलर टॉपिक के क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। ठीक है सर? तो चलिए नोट्स को पढ़िए अच्छे से। इसका ऑप्शन ए सही है। नोट्स को अच्छे से पढ़िए और पेपर दे के आइए। घबराइए मत। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना, क्या हो रहा है, NTA पेपर बना रहा है, पार्ट कभी भी टफ आ सकता है। तो क्या सोच के बैठते हैं मैथ्स टफ ही आएगा, फिजिक्स आएगा, क्या आएगा? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस माइंडसेट से मत जाइए कि ये इजी आ रहा है, ये डिफिकल्ट आ रहा है, और वहाँ पे जाके जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं सोचा था तो आप एकदम से पैनिक में आ जाएंगे। बेहतर है आप जल्दी जल्दी जो भी आप ऑर्डर बना रखे हैं केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ऑर्डर में जाके वहाँ पेपर करिए। अगर आप केमिस्ट्री करते हैं और आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है पेपर करते करते, जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन को करिए जो आपसे हो रहे हैं। फिजिक्स पे जंप करिए, वो जल्दी जल्दी करिए। हो सकता है मैथ्स ईजी आई हो, जल्दी से मैथ्स पे पहुंचिए, उसको करिए। अगर जो भी पोर्शन डिफिकल्ट आया है उसको ज़्यादा टाइम देने की इनिशियली ज़रूरत नहीं है। जब टाइम बचेगा तब दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ईजी क्वेश्चन किसी टॉपिक का आपसे छूट जाए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में, 4-5 ईजी। तो बस इस छोटे से मंत्र को लेके जाइए। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में 22 जन के। आज के लिए इतना ही।